अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 फॉर कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 121 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट नंबर 1, जिसमें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था, जो इन डिटेल विद एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ हमने स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. As we have discussed that cash flow statement is divided into three parts: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विद एग्जांपल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. आज हमने जो स्टार्ट करना है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कंसीडर इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. क्या कंसीडर करते हैं? तो हम अगर बात करें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, इट्स एक्चुअली अबाउट नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, नॉन करंट का आपको पता है, करंट एसेट जिनका यूजफुल टाइम विद इन ईयर होता है या लेस देन 1 ईयर होता है, और नॉन करंट है या फिक्स्ड एसेट्स है मोर देन 1 ईयर होगा. करंट एसेट्स आर टेकन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो करंट एसेट्स थे उनको लिया. ऑन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड वी आर लेफ्ट विद फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट, यानी हमने करंट एसेट्स लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और बैलेंस शीट पर अब हमारे पास क्या बच गए? फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट बच गए, जो कि हम लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. क्या चीज़ कंसीडर करनी है? अब आपने फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है. जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ कंसीडर करनी है? फर्स्ट वन इज़ परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट. Generally, we have two types of assets: those operating fixed assets that we call property, plant, equipment, meaning that these are the assets which we use for our business operation, like land, building equipment, machinery, vehicles, furniture, fixtures, computers. So these are assets which we name them operating fixed asset. Here we also consider the cash inflow and outflow resulting from the increase or decrease of such assets. ये जब हम previous modules पढ़ रहे थे तो हमने ये फिक्स्ड एसेट्स और उसकी टाइप्स के बाद ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स थे, और मैंने आपको बताया था मेन जो ऑपरेटिंग बात हो रही थी वो प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है. अब फिक्स्ड एसेट्स क्यों हैं कि एक ही बार आप लेते हो ज़्यादा. हाँ, समटाइम्स होता है आपको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन मोर देन 1 ईयर होता है इनका टाइम पीरियड. ये नहीं कि हर साल आप अपनी प्रॉपर्टी चेंज करे हो, इक्विपमेंट चेंज करे हो, प्लांट चेंज करे हो, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो जब भी इन वैल्यूज़ में, इन करंट फिक्स्ड एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो आपका जो कैश इनफ्लो, यानी आपके बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश बाहर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर होंगी. ठीक है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ के नतीजे में. If there is an increase in any of our asset, we show that there will be cash outflow. यानी अगर इंक्रीज में, अब फिक्स्ड एसेट है आपका, उसमें इंक्रीज होना, अब उसका मतलब कैश फ्लो कैसे? There was a piece of land that was showing 100,000, but at the end of year it becomes 200,000. Oh my god, पहले 100,000 था, अब आपके पास क्या हो गया? 200,000 हो गया. Then its one reason can be that we have purchased further land for 100,000, and other reason can be that we increase the value of it by revaluing द एसेट. अब 2 रीजंस हैं. या तो मेरे पास 100,000 का था तो मैंने उसको परचेज़ किया, 100,000 का और परचेज़ कर लिया, यानी इंक्रीज़ कर लिया अपने फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट को. जब आप चीज़ परचेज़ कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, यानी कैश आपको पे किया आपने, तो कैश आउटफ्लो रिजल्ट हुआ. इसलिए यही चीज़ कह रहा है कि क्या आता है? इंक्रीज इन एनी ऑफ और एसेट. कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट. वो हमें क्या शो करता है कि देयर विल बी कैश आउटफ्लो, यानी हमारा कैश आउटफ्लो होगा, हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, हमारे प्रॉफिट में से जो पैसे हैं वो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायरिंग अ नॉन करंट एसेट. एज वी सी दैट अनलेस इट इज़ गिवन दैट द वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज विदाउट परचेजिंग. अब यहाँ पर बात की, मैंने कहा एक तो रीज़न हो गई ना कि आपने और ज़्यादा ले लिया, यानी परचेज़ कर लिया 100,000 का. और ये दूसरी बात की थी रीवैल्यू करना, यानी उसकी कीमत बढ़ा देना.
But without purchasing the asset, we consider every increase in the asset as the purchase of an asset, hence we consider it an outflow. यानी मैं उसे कंसीडर चाहे रीवैल्यू भी करूँ मैं उसको, लेकिन मैं ये कंसीडर करूँगी कि परचेज़ किया है मैंने, यानी कुछ ना कुछ परचेजिंग में आएगा, तो इसी वजह से आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा. नेक्स्ट, सेलिंग अ फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स. अब सेल करने से क्या होता है, व्हेन वी are selling an asset, the sale of an asset generate cash inflow. देखो, so whatever is the amount of decrease in the asset that is taken as a cash inflow. अब देखें, सेल करते हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट है, जैसे आप परचेज करते हो कोई चीज़ तो आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो कैश आउटफ्लो होता है. इसी तरह से कोई चीज़ आपके पास है, फिक्स्ड एसेट है, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, जो भी है, व्हीकल्स हैं आपके पास, सेल करने के बाद क्या होता है, पैसा आएगा आपके पास, तो ऑब्वियसली क्या होना है, कैश इनफ्लो होना है. Similarly, non-cash expenses, we have such loans which our company or business has been given to others, or those debts or equity which have been purchased as a part of investment, and in it we also consider that increase of asset causes cash outflow and decrease of asset causes the cash इनफ्लो. ये याद रखना है आपने, जब भी आप स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आपने ये ख्याल रखना है, जब इंक्रीज़ होगा एसेट्स में मींस आपने उसको परचेज़ किया, आपके पास एसेट्स ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली आपने पैसा खर्च किया, उसको खर्च करके परचेज़ किया ना, तो कैश आउटफ्लो होगा. लेकिन डिक्रीज़ एसेट का ये होगा कि आपका कॉजेज कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि आपने सेल किया, उसे सेलिंग करने के बाद आपके पास पैसा आ गया. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट है चेंजेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. देयर इज अनदर अकाउंट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड एंड अंडरस्टैंड दैट we are actually trying to calculate cash flow from investing activities. That is fixed asset, the amount is accumulated depreciation account हमें consider करना होता है. This account is actually a contra asset account, meaning that actually it is not any account by itself, but we create an opposite or contra account of that asset in order to decrease the value of that asset. यानी भाई आपने इसके एसेट की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ करने के लिए उसका ऑपोजिट क्या है, आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो जिसे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं. इट विल बी यूजफुल बिकॉज एसेट रिमेन्स मेंटेन, यानी आपने वैल्यू तो करनी है लेकिन वो मेंटेन रहेगा, बट द नेट वैल्यू ऑफ दैट एसेट ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर. डिप्रिसिएशन का जब टॉपिक बताया था, क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो. सो व्हेन वी सी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट वैल्यू ऑफ एसेट, टू सी द कैश फ्लो वी ऑल्सो हैव टू सी द चेंज इन द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. जब हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं और वो भी हम ये देख रहे हैं कि किसी एसेट की नेट वैल्यू में चेंज आ रहा है, यानी वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो हमें जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट के चेंज को भी देखना होता है. So let's see an example. Investing activities, change in fixed asset. मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से सेलिंग और परचेजिंग पर चेंजेस आते हैं, चेंजेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी बता दिया. नेक्स्ट आपके पास नेट एसेट्स गिवन है 2018 में, आपके पास ये मैंने इसको हाईलाइट करना था. ठीक है, नेट एसेट 2018 के हैं, 500 के थे नेट एसेट्स, और 2019 में 600 के, यानी 100 रुपीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ आया है. तो इट मीन्स दैट वी फर्दर एक्वायर द एसेट्स ऑफ 100, देन देयर विल बी कैश आउटफ्लो. यानी आपने परचेज़ किए तो आपके पास 100 का क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ. ठीक है, तो यानी 600 में से 500 को माइनस करो तो आपके पास देखना ये है. अब मैंने यहाँ फाइंड क्या करना है कि कैश आउटफ्लो कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगी, 600 में से 500 को माइनस करूँ तो मुझे पता चल गया कि 100 रुपीज़ का जो है मेरे प्रॉफिट में से क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ. नोट, इफ देयर इज़ नो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट देन वी विल कंसीडर दैट देयर अकर्स कैश आउटफ्लो ऑफ 100 रुपीज़. अगर यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन ना होती तो मैं ये कंसीडर कर लेती कि कैश आउटफ्लो, यानी मेरे पास अकेला, यानी और वैल्यूज़ नहीं है, जस्ट मुझे नेट एसेट्स गिवन थे और कैश आउटफ्लो निकालना था, तो मैं क्या करती, माइनस करती और आंसर निकाल लेती, तो मेरे पास आ जाता कैश आउटफ्लो 100 रुपीज़ का. बट यहाँ पर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की वैल्यू गिवन है जो कि 2018 में मेरे पास थी 100 और 2019 में मेरे पास हो गई 140. अब किस तरह से निकालना है आपने, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपके पास ऐड हो जाएगा, यानी 40 रुपीज़ अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ आपके पास क्या आ जाता है, 140. यानी अगर मैं इसको माइनस करूँ आपके पास, यानी 140
कैश आउटफ्लो आपके पास इसको ऐड करने के बाद, यानी इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आता है 40, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है उसको ऐड कर देना है इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी 140 माइनस 100 यानी 40 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ। यानी आपका यहाँ पर मैंने कह दिया था आपसे कैश आउटफ्लो है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद आपके पास जो कैश आउटफ्लो निकलता है वो निकलता है 140 रुपीज़। यानी 100 यहाँ पर माइनस करोगे 100 आएगा, प्लस 40 करोगे, आंसर विल बी इक्वल टू 140 रुपीज़, जो कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।